Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafisa Fraz here and you are watching the Psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. In this particular video, we will discuss the last 25 questions of 2015 lectureship exam. So without wasting further time, let's get to it. Our first question of today's video is which of the following is not information provided in DSM-4 TR? तो DSM-4 क्या DSM-5 में भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात नहीं की गई. उसके अलावा ये बाकी जितने भी एसेंशियल फीचर्स एंड डिसऑर्डर्स के और एसोसिएटेड फीचर्स उनको डिस्कस किया गया. Our next question is the incidence of dementia in 65 to 80 years of age is approximately. तो इस एज में राउंड अबाउट 7 to 27% ऑफ डिमेंशिया की प्रोवेलेंस होती है. Our next question is which of the following is not a criticism of monoamine model of depression. बताना हमने ये है कि इसमें से क्रिटिसिज्म कौन सा नहीं है. ये बाकी सारे क्रिटिसिज्म हैं मोनोमीन मॉडल के. मोनोमीन मॉडल ये कहता है कि जो डिप्रेशन है वो मोनोमीन की कमी की वजह से हो रही होती है. और ये बात ये किस बेस पे कर रहा होता है, क्योंकि वैसे तो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है मोनोमीन को मेजर करने का. तो ये कहता है कि जब भी हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो डिप्रेशन को किस तरह से क्योर कर रहे होते हैं. वो मोनोअमीन नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन वगैरह इनके लेवल को वो इंक्रीज़ कर देती हैं वो ड्रग्स. उसके नतीजे में क्या होता है, डिप्रेशन क्योर हो जाता है. तो ये इसकी फाउंडेशन है इस मॉडल की, ये स्टेटमेंट. ठीक है. इसके अलावा बाकी यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी क्रिटिसिज्म है इस मॉडल की. ठीक है. ये आप थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा इसके बारे में. ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो मोनोअमीन मॉडल ऑफ डिप्रेशन है वो बेसिकली कहता क्या है. अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम प्रेवलेंस ओसीडी की कितनी होती है. तो DSM-5 ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर 12 मंथ प्रेवलेंस होती है ओसीडी की 1.2%. लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखते हैं तो ये लाई करती है राउंड अबाउट 1.1 to 1.8 के दरमियान, 2% के राउंड अबाउट ये लाई करती है. ठीक है. तो यहाँ पे जो मोस्ट क्लोज एस्टिमेट है हमारा वो होगा 2.5%. ठीक है. अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट आर. तो कौन से 2 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जेनेटिक मेकअप और एक्सपीरियंस. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज सी. इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पास्ट पेपर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटर स्किल्स आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ. तो मोटर स्किल लर्निंग की वजह से डेवलप होती हैं, मैचुरेशनल प्रोसेस की वजह से, प्रैक्टिस या दूसरों को ऑब्जर्व करने की वजह से. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मोटर स्किल डेवलपमेंट की थेरीज़ के बारे में पता होना चाहिए. आर्नोल्ड गज़ल ने 1934 में एक थेरी दी थी. उसने ये कहा था कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो जेनेटिक प्लान की अनफोल्डिंग की वजह से हो रही होती है. दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि मैचुरेशन की वजह से हो रही होती है. ठीक है. इसकी थेरी को इनफैक्ट आर्नल्ड गज़ल की थेरी को तो कहते ही मैचुरेशनल थेरी ऑफ मोटर डेवलपमेंट है. ठीक है. उसके बाद में कुछ थेरीज आई, डायनामिक सिस्टम थेरी आई. उसने ये कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी मैचुरेशनल प्रोसेस हो, सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से मोटर डेवलपमेंट नहीं होती है. देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल. लेकिन इस थेरी ने भी ज़्यादा एम्फोसाइज हमारी मैचुरेशन पे ही किया. उसने कहा कि पहले भी नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, उसके बाद आपकी मूवमेंट की आपके अंदर एबिलिटीज़ आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह डेवलप होंगी जिसकी बेस पे मोटर डेवलपमेंट होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पियाजे थ्योरी द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ आर कॉल्ड. तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. इसका आंसर है सेंसोरी मोटर स्टेज. ठीक है. Our next question is learning theories explain attachment of infant to their parents. in terms of learning theories की बात हो रही है तो वो बात करती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की. इस क्वेश्चन को भी पहले मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ. Our next question is Freud was among the first to suggest that abnormal behavior साइकोलॉजिकली कॉज होता है. ये बात सबसे पहले किसने की थी, फ्राइड ने की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. तो DSM-5 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इंसोम्निया भी सिम्टम है डिप्रेशन की, हाइपरसोम्निया और इंसोम्निया. ठीक है. उसके अलावा पुअर एपेटाइट भी डिप्रेशन की सिम्टम है. ठीक है. पुअर एपेटाइट भी हो सकती है, इंक्रीज इन एपेटाइट भी हो सकती है, लेथार्जी भी सिम्टम है. ठीक है. फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी. लेकिन यहाँ पे जो नहीं है दैट इज़ डिल्यूजन्स. ठीक है. डिल्यूजन्स नहीं होती हैं डिप्रेशन के अंदर.
Our next question is gradual exposure to actual feared situation is called. तो एक्चुअल फेयर्ड सिचुएशन में जब हम किसी पर्सन को लेके जाते हैं और एनजाइटी इवोकिंग जो स्टिमुलाई है वो उससे एक्सपोज करवाते हैं एक बंदे को, तो उसको हम नाम देते हैं इन विवो डिसेंसिटाइजेशन का, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइक एक रियल सिचुएशन में नहीं लेके जा रहे हैं किसी पर्सन को और जस्ट आप उसको इमेजिन करवा रहे हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप उसके एंजाइटी के लेवल को डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, कोवर्ट डिसेंसिटाइजेशन या फिर कॉग्निटिव डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट बिलीव दैट मेल अडेप्टिव बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम। तो मेल अडेप्टिव बिहेवियर की क्या रीज़न देते हैं साइकोडायनामिक्स वाले, वो कहते हैं कि चाइल्डहुड इमोशनल ट्रॉमास की वजह से मेल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज यूज्ड मेनली टू मेजर। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को हम यूज़ करते हैं एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। इसको किस तरह से मेजर करते हैं, ये फॉर्मेट होता है इसका, और इसमें बेसिकली दो ऑपोजिट एडजेक्टिव्स दे दिए जाते हैं और पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है कि आप अपनी इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग कहीं भी मार्क कर दें, ठीक है। ये दरमियान में आप देख रहे होंगे कुछ डैशेस दी हुई हैं और पार्टिसिपेंट ने मार्क करना होता है, और इन कॉनोटेशंस को यूज़ करते हुए उसके बाद एटीट्यूड को मेजर किया जाता है। उसके बाद सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का मोस्टली कंपैरिजन किया जाता है लिकर स्केल के साथ। तो ये होता है लिकर स्केल का फॉर्मेट, उसमें बेसिकली हम लोगों को इससे कहते हैं कि वो कितना एग्री करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ या कितना डिसएग्री करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाइल सिलेक्टिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर पर्सनल सिलेक्शन मेन कंसर्न रिगार्डिंग द टेस्ट इज। क्या कंसर्न होना चाहिए एक टेस्ट का जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स की। तो बेसिकली हम सिलेक्शन क्यों करते हैं, हमने ये एवेल्यूएट करना होता है कि इनके अंदर वो पर्टिकुलर स्किल है भी या नहीं जो हमारे जॉब के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए एक टेस्ट के अंदर वो वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक टेस्ट वैलिड ही नहीं है, वो ये बता ही नहीं रहा कि एक इंडिविजुअल के अंदर वो स्किल्स हैं भी जो ज़रूरी हैं जॉब के लिए या नहीं, तो फिर वो टेस्ट यूजलेस हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल, ये आप देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन वाज एडवांस्ड बाय। किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, कार्ल योंग ने दिया था। ये इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिक मेमोरी इज मोस्ट ऑफ्टन फाउंड इन। तो आइडेंटिक मेमोरी क्या होती है, इमेजेस से रिलेटेड मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये कहाँ किन के अंदर ज़्यादातर मौजूद होती है, बच्चों के अंदर होती है, बड़ों के अंदर ये ख़त्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो इंटेलिजेंस बेसिकली हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ रिलेट कर रही होती है, फॉर एग्जांपल मेमोरी, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी हमारी कॉग्निशन से रिलेट कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट आईक्यू टेस्ट असेस। आईक्यू टेस्ट किस चीज़ को असेस करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग को असेस करते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं पिछले पेपर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है द हेलुसिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक आर मोस्ट लाइकली टू बी। तो जो हेलुसिनेशन है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल वगैरह वगैरह। तो सबसे ज़्यादा जो हेलुसिनेशन होती है वो किस चीज़ की होती है, ऑडिटरी। इवन दो ये दूसरी भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं लेकिन ऑडिटरी मस्ट होती है स्किज़ोफ्रेनिक के अंदर। अगला क्वेश्चन है अमंग पीपल विद सिवियर मूड डिसऑर्डर डैश इज मोस्ट कॉमन। तो सिवियर मूड डिसऑर्डर की बात हो रही है, उसमें मैनिया, डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, यूफोरिया। इवन तो मैनिया डिप्रेशन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज़ की हुई है ना मैनिक डिप्रेशन, ये पुराना नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर का। बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिया और डिप्रेशन दोनों आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा सवेयर यहाँ पे मैनिक डिप्रेशन ही इसका ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थ्योरी दैट स्टेट that emotions are joint result of physiological arousal and interpretation of that arousal is called। तो उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। शास्त्र और सिंगर ने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल और उसके साथ साथ उस अराउजल को इंटरप्रेट भी किया जाए कॉग्निटिव लेवल पे। उसके अलावा बाकी भी कुछ थ्योरीज हैं, यहाँ पे कैनन बार्ड की थ्योरी है, जेम्स लैंग की थ्योरी है, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट प्रोवाइड अ बफर बिटवीन ईड एंड आउटसाइड वर्ड इज कॉल्ड। तो वो पार्ट जो कि ईड और आउटसाइड वर्ड के दरमियान एक बफर क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन और टेंशन इज कॉल्ड। तो बाय डेफिनेशन एप्रीहेंशन
की फीलिंग को हम क्या कहते हैं? एंजाइटी। ठीक है। Our next and last question of today's video is which of the following treatment deal with phobias by gradual exposure? इसका आंसर है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है? 3 स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले तो एक एंजाइटी हायरार्की बना ली जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि लीस्ट एंजाइटी वर्किंग स्टिमुलाई कौन सा है और मोस्ट एंजाइटी वर्किंग स्टिमुलाई कौन सा है, और इसके दरमियान पूरी एक हायरार्की होती है। उसके बाद पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं। ठीक है। और तीसरे और आखिरी स्टेप में जो एंजाइटी इवोकिंग स्टिमुलाई है उसके साथ एक्सपोजर करवाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। लीस्ट से पहले स्टार्ट करते हैं और उसके साथ जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको पेयर कर दिया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही हमारा 2015 का पेपर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 2017 के पेपर को डिस्कस करेंगे। If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।